गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में एक जो प्रकार था जो छूटा हुआ था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को एक सिंगल क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर यहीं से सिलेबस का मेन शुरुआत होता है, मगर इसको समझने के लिए हमें इसे पूर्व वाले क्लास को, जो पिछले की 2 वीडियोस जो बने हैं, जो डल चुके हैं, उनको अध्ययन करना काफ़ी आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया की दर का तात्पर्य क्या है? किसी भी चीज़ का दर या रेट ऑफ का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अर्थात समय के साथ किसी का बदलाव ही दर कहलाता है। समय के साथ जैसे दूरी में बदलाव होता है, जिसे हम गति कहते हैं, इसी प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया की दर कहे या रासायनिक अभिक्रिया की गति कहे, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन भी हम इसे कह सकते हैं कि किस गति से कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने का जो दर है वो हम उसे किस प्रकार से समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई अभिकारक है A और कोई एक अभिकारक है हमारे पास B। A और B दोनों अभिक्रिया कर उत्पाद बनाते हैं C। मान लेते हैं ये कोई सा भी एक रिएक्शन है। सपोज दैट इस प्रकार की अभिक्रिया को हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि H2 प्लस I2 ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 2HI, अर्थात हाइड्रोजन गैस और आयोडीन का गैस, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसी प्रकार का जो अभिक्रिया है हमने उसका एक प्रोटोटाइप यहां पर लिया हुआ है। A प्लस B मिलकर क्या बना रहे हैं C, अर्थात जो दो चीजें आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं इन्हें अभिकारक कहा जाता है। ये आपके अभिकारक कहलाएंगे या रिएक्टेंट कहलाते हैं। अभिकारक और रिएक्टेंट कह सकते हैं इन्हें हम। ये जो प्रोडक्ट हमें जो मिल रहा है ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं इसे, इस तरीके। तो अभिक्रिया की दर को हम किस प्रकार से समझेंगे? जब कभी भी हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो इस पदार्थ का परमाणु इस पदार्थ के परमाणु के साथ क्रिया करना शुरू करता है। यह क्रिया किस प्रकार से होती है? या तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से संभव होता है या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से संभव होता है। अर्थात 2 प्रकार की चीजें यहां पर आती है। आइदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल होगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा तो जो बंध बनेगा हम उसे आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जब बंध बनेगा वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो या तो आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों में से कोई एक तरीके से इनके मध्य रिएक्शंस होंगे, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, शेयर होगा और बंध बनेंगे या बंध टूटेंगे। ये दोनों घटनाएं हो सकती है और उनके फलस्वरूप एक तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास, एक तीसरा पदार्थ यहां फॉर्म किया जाएगा। तो A को हम जिस मात्रा में ले रहे हैं, B को हमने जिस मात्रा में लिया और जिस मात्रा में C का निर्माण हो रहा है, ये जो मात्रा शब्द मैं बोल रहा हूं, मात्रा यहां पर अमाउंट की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, मगर यहां हम क्वांटिटी को किलोग्राम से या वॉल्यूम से जनरली रिलेट नहीं करते हैं, हम इसे कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, सांद्रता से। अर्थात हमने कितने कंसंट्रेशन पे हमने A को लिया, कितने कंसंट्रेशन हमने या कितने सांद्रता में हमने अभिकारक B को लिया, और इन दोनों का कंसंट्रेशन किस तरीके से समय के साथ धीरे धीरे कम होते जाएगा, और जैसे जैसे इनके कंसंट्रेशन कम होते जाएंगे, जैसे जैसे इनकी सांद्रता घटते जाएगी, वैसे वैसे ही C की सांद्रता बढ़ते जाएगी या C का अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो समय के हिसाब से ये किस तरीके से इनकी सांद्रता घटेगी और समय के हिसाब से किस तरीके से इनकी सांद्रता बढ़ेगी। जो कम समय में जल्दी से जल्दी उत्पाद बना देगा वो तीव्र अभिक्रिया है। जो उत्पाद बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय ले रहा है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन महीने भर साल भर का भी समय, तो ऐसे जो अभिक्रिया होते हैं वो स्लो रिएक्शन होते हैं।
तो वास्तव में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में विभक्त करता है, स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन, अर्थात मंद अभिक्रिया एवं तीव्र अभिक्रिया। तो उनके बारे में तो हम देखेंगे उनके सभी उदाहरण को। पहले हम अभिक्रिया की दर को समझते हैं। जैसे A है, मान लेते हैं हम A की बात है, A का कंसंट्रेशन किसी समय पर A1 है। किसी समय का मतलब क्या है? जब टाइम का वैल्यू 0 सेकेंड था। A का कंसंट्रेशन A1 है, अर्थात A की सांद्रता A1 थी। टाइम का मान बढ़ा और टाइम का मान बढ़ के मान लेते हैं ये 5 सेकेंड हो गया, अर्थात इसकी वैल्यू, इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू चेंज हो गया। 5 सेकेंड के बाद हम देख रहे हैं A की सांद्रता कितनी हो गई है? A2 हो गई है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 0 से 5 सेकेंड तक जाने में A की सांद्रता जो है A1 से लेकर A2 तक क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। अर्थात पहले इसकी सांद्रता थी A1, अब इसकी सांद्रता हो गई A2। तो बहुत ही साधारण सी बात है कि A की सांद्रता जब वो अभिक्रिया शुरू नहीं किया है उस वक्त इसकी सांद्रता अत्यधिक होगी, ज्यादा होगी, और जब अभिक्रिया चालू हो जाएगा समय बढ़ने के साथ, अर्थात 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी समय अंतराल है, जितना भी समय है, उस समय के पश्चात उसकी सांद्रता A2 आएगी। तो ये सामान्य सी बात है, अभिक्रिया करने के पश्चात जो सांद्रता A की जितनी मात्रा अभिक्रिया कर चुके हैं, अब वो तो अभिकारक नहीं रहे, तो इसका मतलब यह है कि यदि पहले उसकी सांद्रता अधिक थी तो कुछ समय के बाद उसकी सांद्रता क्या होगी? कम हो जाएगी। अर्थात A2 का मान A1 के मान से क्या हुआ? कम हो गया। अब हम ये देखेंगे A के कंसंट्रेशन में बदलाव कितना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, अर्थात A की सांद्रता में कितना बदलाव आया। तो ये बदलाव को हम किस तरीके से निरूपित करेंगे? इसे हम निरूपित करेंगे A2 माइनस A1, अर्थात फाइनल वैल्यू से हम इनिशियल वैल्यू को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाई, मान लेते हैं ये टाइम T1 है और ये टाइम T2 है, तो हम इसे किस रूप में लेंगे? T2 माइनस T1। जब किसी चीज को हम डिफरेंस निकालते हैं, जैसे A2 माइनस A1 की हमने बात किया, तो ये डिफरेंस हुआ। तो जब कभी भी हम इस डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिफरेंस जो आएगा हम उसको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A ही लिखते हैं। इसका तात्पर्य होता है A2 माइनस A1। मगर इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि इसकी मात्रा कम है, A1 की मात्रा ज्यादा है, तो कम से ज्यादा को जब घटाएंगे तो यहां हमेशा एक चिन्ह क्या लगेगा? ऋणात्मक, ऋण चिन्ह की आवश्यकता होगी, डिवाइडेड बाई, इसका मान ज्यादा है T2 का और T1 का मान कम है, तो डेल T का मान सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा। वैसे भी एक कॉमन सी बात है, समय कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। समय एक ऐसी राशि है जो हमेशा और हमेशा धनात्मक होती है। आप में से यदि कुछ जो इंजीनियरिंग के छात्र होंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि टाइम निगेटिव में होता है, बट रियलिटी देखा जाए तो टाइम का निगेटिविटी या निगेटिवनेस कभी भी पॉसिबल नहीं है। निगेटिव टाइम जब हम लेते हैं उसका संदर्भ दूसरा होता है, उसका मीनिंग दूसरा होता है। तो टाइम का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता, समय हमेशा आगे बढ़ते रहता है। तो बढ़े हुए समय से पिछले समय को जब कभी भी हम माइनस करेंगे तो उसका उत्तर हमें हमेशा धनात्मक रूप में मिलेगा। तो इसलिए डेल टी का वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आया। तो समय के साथ अभिकारक A की सांद्रता में यह बदलाव को बता रहा है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे 0 से 5 सेकंड गया, 5 सेकंड में इतनी सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी सांद्रता में परिवर्तन आएगा? तो उससे हमने क्या कर दिया? डेल टी से डिवाइड कर दिया। तो प्रति इकाई समय में, प्रति सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में कितनी परिवर्तन आ रहा है, वही परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हुआ या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये जिस प्रकार से जैसे अभिकारक A है, अभिकारक A की सांद्रता घट रही है समय के साथ साथ, वैसे ही अभिकारक B की भी तो सांद्रता समय के साथ साथ घटेगी। तो जिस दर से, जिस रेशियो से A की सांद्रता घट रही है, अर्थात A जिस
रेशियो जिस स्पीड से रिएक्शन करेगा उसी स्पीड से ही तो बी भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि ए का रिएक्शन ही बी के साथ हो रहा है। तो ये जिस गति से रिएक्शन कर रहा है तो इसका तात्पर्य हुआ बी भी उसी गति से रिएक्शन कर रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि माइनस डेल बी अपॉन डेल टी ये अभिकारक बी की सांद्रता में परिवर्तन की दर को बताता है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल इसलिए होंगे ये दोनों के दोनों क्योंकि ए जब अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, ये बी के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो जिस गति से ए अभिक्रिया करेगा अर्थात उसी गति से बी भी अभिक्रिया कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता ए की अभिक्रिया की दर अत्यधिक है और बी की अभिक्रिया की दर कम है। भाई ये अभिक्रिया कर रहा है तो किसी के साथ तो अभिक्रिया करेगा, तो साथ वाला चीज भी तो उसी गति के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन पे। इट मीन्स ये हुआ कि अभिकारक में ए और बी दोनों के अभिक्रिया की दर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो अभिकारक की बात हुई। तो जब अभिकारक जिस प्रकार से अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया करने के पश्चात उत्पाद का निर्माण होगा। तो जैसे जैसे ये अभिक्रिया करते जाएंगे वैसे वैसे उत्पाद का भी निर्माण होते जाएगा। तो हो सकता है शुरुआत में उत्पाद का मान बिल्कुल शून्य रहा हो, बिल्कुल कम रहा हो, पॉसिबिलिटी है। तो ये जो C है उत्पाद, स्टार्टिंग में इसकी सांद्रता बिल्कुल 0 है, मगर जैसे जैसे ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं वैसे ही C की सांद्रता बढ़ते जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब A और B दोनों के दोनों अभिक्रिया करके इनकी सांद्रता शून्य हो गई। एक समय ऐसा आएगा जब उत्पाद का मान शून्य से लेकर अधिकतम तक चला जाएगा, अर्थात उत्पाद C का निर्माण हो चुका है। तो जिस दर से ये अभिक्रिया करेंगे उसी दर से C का निर्माण होगा, अर्थात उत्पाद का निर्माण होगा। तो उत्पाद के निर्माण की दर को हम किस रूप में लिख सकते हैं, डेल C अपॉन डेल टी। यहां जैसे मैंने डेल बी अपॉन डेल टी लिखा, यहां डेल सी अपॉन डेल टी लिखा, ये बिल्कुल इसी प्रकार से आया है जैसे डेल ए अपॉन डेल टी आया है। और डेल ए अपॉन डेल टी किस तरीके से आया है, एक समय पर उसकी सांद्रता A1 है, किसी दूसरे समय पर उसकी सांद्रता A2 है। तो समय में परिवर्तन के कारण इसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, तो वो A2 माइनस A1 है। कितने समय में हुआ, डेल टी में। तो एक सेकंड में कितना परिवर्तन होगा, हमने उसे डिवाइड कर दिया। तो डेल ए अपॉन डेल टी का जो मान है वो ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर को बता रहा है। तो इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल टी अभिकारक बी की सांद्रता में परिवर्तन की दर को बताएगा, उसी प्रकार डेल सी अपॉन डेल टी उत्पाद सी की सांद्रता में परिवर्तन को बताएगा। मगर अभिकारक का मान, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ सदैव घटती है। इसी कारण यहां पर ये ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। ये जो माइनस साइन जो लगा हुआ है, ये माइनस साइन जो है वो किस बात को बताता है, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। लेकिन डेल सी अपॉन डेल टी किस चीज को बता रहा है, ये उत्पाद बनने की दर को बता रहा है। तो उत्पाद पहले शून्य था, धीरे धीरे उत्पाद का मान बढ़ा। तो जब कोई चीज बढ़ रहा है तो उसका चिन्ह हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। तो धनात्मक जो चिन्ह होता है ये हमेशा उत्पाद का होता है। धनात्मक दर अर्थात धनात्मक गति जो है आपके पास, या धनात्मक चाल कह सकते हैं, ये हमेशा किसकी है, उत्पाद की है। और ये सांद्रता बढ़ने की दर को बताता है, बढ़ने का साइन है ये। तो इस प्रकार से हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। तो अंत में हमें क्या प्राप्त होता है कि अभिकारक जिस समय के साथ, जिस प्रति इकाई समय में ये अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं, उसी प्रति इकाई समय में उत्पाद का भी निर्माण हो रहा है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि डेल ए अपॉन डेल टी का मान डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर होगा, और यही मान किसके बराबर होगा, डेल सी अपॉन डेल टी के। मगर इसमें चिन्ह का खेल होगा, ए और बी अभिकारक है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगा, और सी उत्पाद है इसलिए यहां पर धनात्मक चिन्ह लगा। ये इस प्रकार से हमने क्या किया, एक समीकरण बना दिया। ये एक समीकरण किस बात को निरूपित कर रहा है कि अभिकारक और उत्पाद के मध्य उनके दर में क्या संबंध होता है। तो प्रत्येक अभिकारक
के घटने का दर और उत्पाद के बढ़ने का दर परिमाण के हिसाब से मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं, इनके साइन या चिन्ह की बात करेंगे तो चिन्ह बस अपोजिट हो सकते हैं। अभिकारक के तरफ ऋणात्मक चिन्ह और उत्पाद के तरफ धनात्मक चिन्ह का मान होगा। तो ये तो इस तरीके से हुआ। मगर एक बात को आप देखिए, एक बात को हमें समझना है कि ये जो अभिक्रिया जो हो रहा था, ये अभिक्रिया एक एक अणु के लिए हुआ, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए हो रहा है। सिंगल मॉलिक्यूल का तात्पर्य यह है एक अभी केवल एक ही अणु यहां पर उपयोग हो रहा था। जैसे हमने यहां बात किया कि A प्लस B ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? C जो है उत्पाद है। मगर यहां एक बात को देखेंगे, केवल एक ही अणु का उपयोग हुआ, ओनली सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ A, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ B एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ C वहां पर क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। तो जैसे ये एक क्रिया थी, सिंगल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे ये A हमने लिखा, इसके सामने में यदि मैंने 2 लिख दिया, अर्थात A एक परमाणु है यदि, तो इसके 2 परमाणु की बात कर रहा है। हो सकता है A परमाणु के रूप में एग्जिस्ट ना करके अणु के रूप में एग्जिस्ट करे, तो हम उसे क्या लिखेंगे? मान लेते हैं A2 के रूप में एग्जिस्ट किया कि A3 के रूप में वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके सामने में यदि मैंने 2 लिख दिया, तो देखिए यदि सिंगल A लिखा हूं तो ये हो सकता है ये मेरे लिए क्या है? ये एक परमाणु है, तो A के 2 परमाणु की बात की। मगर A यदि सिर्फ अपने परमाणुविक अवस्था में यदि न रहकर आणविक अवस्था में रहे, मॉलिक्यूल के फॉर्म पे रहे, तो उस स्थिति में हम उसे A2 लिखेंगे। तो यहां हम इसे क्या बोलेंगे? A2 के 2 अणु की बात कर रहे हैं हम। अभी यहां पर जैसे A, B और C की बात किया, मान लेते हैं A, B और C जो है वो सबके सब परमाणु है, तो A का एक परमाणु, B का एक परमाणु पर अभिक्रिया करके C के एक परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। तो जब ये एक एक परमाणु की बात होगी तब तो अभिक्रिया की दर इस तरीके से है। मगर यही यदि हमने इसमें A के 2 परमाणु और B के 3 परमाणु मिलकर C के मान लेते हैं 2 परमाणु का निर्माण करते हैं, एक पॉसिबिलिटी ऐसा हम लेकर चल रहे हैं। तो यहां एक बात आप देखेंगे, एक परमाणु के अभिक्रिया का दर होगा del A अपॉन del T। तो इसके 2 परमाणु का लिए जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो उसमें क्या होगा? यहां पर दे रहा है 2 परमाणु और हम यहां जो दर निकाले हैं किसके लिए निकाले? हम एक परमाणु के लिए निकाले हैं। तो जब 2 परमाणु के लिए दर निकालेंगे del A अपॉन del T, जब हम इसके लिए करेंगे तो ये बात आएगी कि 2 परमाणु के लिए दर इतना है, तो इसके एक परमाणु के लिए कितना होगा? तो यहां 1/2 आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिंपल सी बात हम ऐसा कह सकते हैं कि 2A ये अभिकारक है हमारे पास। पहले A था अभिकारक, पहले केवल अभिकारक A था, अब अभिकारक क्या हो गया? 2A है। तो 2A अभिकारक है, तो किसी समय पर इसकी सांद्रता मान लेते हैं 2A की सांद्रता सपोज कितनी है? A1 थी किसी समय पर, अर्थात A की सांद्रता कितनी हो गई? A1/2। हो सकता है ऐसा? देखिए बिल्कुल सामान्य सी बात है। 2A की सांद्रता को यदि हमने A1 लिया किसी समय पर, मान लेते हैं वो टाइम T1 है, T1 पर इतने की सांद्रता A1 है, अर्थात एक परमाणु की सांद्रता कितनी है? A1/2 है इसी समय पर, T1 टाइम पर। तो T2 समय पर, T2 टाइम पर इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? A2/2। अब इन दोनों का जब परिवर्तन की हम बात करेंगे तो ये परिवर्तन कितना होगा? A2/2 माइनस A1/2। तो इसका आंसर तो ये हो गया ना 1/2 इंटू del A। लिखा जा सकता है ऐसा। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, जो ये समीकरण जो बना था ये अभिकारक की सांद्रता की तो बात करता है, मगर ये सामान्य समीकरण किस अवस्था पर बनाई गई थी, किस अवस्था पर बना हुआ था कि अभिकारक के एक एक परमाणु या एक एक अणु को लेकर बनाया गया था। यदि
अभिकारक में 2 परमाणु 3 परमाणु इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इस प्रकार की स्थिति का प्रयोग हो रहा है, तो 2 परमाणु को भी हम क्या मानते हैं, एक कंसंट्रेशन मान के चल रहे हैं। तो 2 परमाणु की यदि सांद्रता ये है तो इसके एक परमाणु की सांद्रता कितनी हो जाएगी, A1/2। एक परमाणु के लिए अभिकारक की सांद्रता हो गई हम लोग की A1/2। तो किसी समय पर उस एक परमाणु की सांद्रता थी A1/2, किसी दूसरे समय पर उसी अभिकारक की सांद्रता हो गई हमारे पास A2/2। तो समय में परिवर्तन के साथ सांद्रता कितना हो गया, 1/2 डेल A हुआ। इस प्रकार से अब ये जो पॉइंट है 1/2 डेल A, या इसकी जो हम बात कर रहे थे, तो जब इसकी अभिक्रिया की दर लिखेंगे तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, 1/2 डेल A डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल T। चूंकि ये अभिकारक है इसलिए यहां पर चिन्ह क्या लगेगा, माइनस। तो जो अभी अभिक्रिया की दर केवल डेल A अपॉन डेल T थी, कब, जब स्थिति आपके पास A + B C का निर्माण कर रहे थे, तो एक परमाणु का ही उपयोग हुआ तो उसकी अभिक्रिया की दर डेल A अपॉन डेल T थी। मगर जब 2 परमाणु आपस एक साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो उस अवस्था में अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, सामने में एक मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स 1/2 लग जाएगा, अर्थात इसके सामने में जब 2 का गुणा हुआ है तो अभिक्रिया की दर में यहां 2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और ये भाग क्यों हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन यहां हमने देखा इस चीज को लेकर। तो अभिक्रिया की दर हमेशा एक परमाणु को लेकर या अभिक्रिया की इकाई परमाणु के लिए या इकाई अणु के लिए ही ये निकाला जाता है। तो जैसे B की बात करेंगे हम, B की सांद्रता, तो यहां B के सामने में क्या लगा है, 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 डेल B अपॉन कितना होगा, डेल T। C के सामने क्या लगा हुआ है, 2, तो ये हो जाएगा 1/2 डेल C अपॉन डेल T। इस तरीके से तो ये जो चीजें बन रही हैं ये भी अभिक्रिया की दर है, किसके लिए, इस पर्टिकुलर जो रिएक्शन है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये अभिक्रिया की दर हमारे सामने दिख रही है। तो अभिक्रिया के दर को, अभिक्रिया का दर लिखने के लिए भी एग्जाम में आता है। व्यापम के परीक्षा में जो फॉरेस्ट रेंजर का जो पेपर हुआ था, प्रोजेक्ट रेंजर का, उस पेपर में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि एक रिएक्शन दे दिया गया था और उसमें यह पूछा गया था कि इस अभिक्रिया के लिए, वो रिएक्शन संभवतः इसी प्रकार से ही था कि इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया के दर का सूत्र लिखें। तो अभिक्रिया के दर का सूत्र क्या होगा उस अभिक्रिया के लिए, -1/2 डेल A अपॉन डेल T का वैल्यू -1/3 डेल B अपॉन डेल T इज इक्वल टू 1/2 डेल C अपॉन डेल T होगा। इसमें आपको सिर्फ समझने वाली यह बात है कि नॉर्मल स्थिति में अभिक्रिया की दर तो ऐसी होती है, A, B और C के लिए A का डेल A अपॉन डेल T, B के लिए डेल B अपॉन डेल T और C के लिए डेल C अपॉन डेल T, ये होता है। मगर जब A, B और C के सामने कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाए, या हम ये कहें कि उनके परमाणुओं की संख्या को यहाँ पर यदि दर्शाया जाए कि कितने परमाणु या कितने अणु का प्रयोग किया जा रहा है, तो जिसमें जिसमें जितने का प्रयोग होता है उन चीजों को यहां डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे A में 2 का मल्टीप्लाई था, यहां A में हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2 से हमने उसको डिवाइड किया। B में 3 का मल्टीप्लाई है तो यहां देखिए B को डेल B अपॉन डेल T को 3 से हमने भाग दे दिया। ऋण का चिन्ह बिल्कुल वैसे ही है, एज इट इज। तो इस प्रकार की स्थिति में भी जब कभी दर लिखने के लिए आएगा तो हम ये चीज लिख सकते हैं, बहुत आसान है इसको लिखना। इसमें एक दूसरे प्रकृति का प्रश्न कैसा पूछा जाएगा कि A के और B का सांद्रता दे दिया है और C की सांद्रता आपसे पूछी जाए और समय भी दे दिया जाए, या हो सकता है A का सांद्रता गिवन है, B के सांद्रता को ज्ञात करने हो, C का सांद्रता आपको दिया हुआ है, बिल्कुल इसी प्रकार की अभिक्रिया में। तो इस फॉर्मेट में आप वैल्यूज को पुटअप कीजिए और वैल्यू पुटअप करके उसका आंसर निकाल लीजिए यदि समय का मान दे दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न संभव है कि पूछे जाए, हो सकता है ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ अभी हमने जो रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक अभिक्रिया के दर को हम किस तरीके से लिखते हैं, हमने इसके बारे में बात किया, इसके बारे में देखा। रासायनिक अभिक्रिया के दर के जब ग्राफ से बताना हो, जब कभी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करना हो,
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा किसके किसके मध्य होता है? ये ग्राफ हमेशा और हमेशा कंसंट्रेशन एंड टाइम के मध्य होता, समय के बीच में किया जाता है। तो अभिक्रिया के दर के लिए इस प्रकार से जो कोई भी ग्राफ बनेगा, ये मान लेते हैं कि ये बिंदु सांद्रता का है और ये समय। जब समय शून्य है तो अभिकारक की सांद्रता, ये सांद्रता किसकी है? अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता है। यहां सांद्रता किसका है? उत्पाद की सांद्रता है। अर्थात टाइम जब जीरो है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद का मान शून्य है और अभिकारक का मान अत्यधिक है। मगर जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा, इस तरीके से टाइम का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, हम देखते हैं कि उत्पाद की सांद्रता जो है बढ़ते जा रही है, उत्पाद की सांद्रता इस तरीके से बढ़ते जा रही है और अभिकारक की सांद्रता इस तरीके से घटते जा रही है। तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ घटते जा रही है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो ये जो रेखा है ये उत्पाद को बताता है और ये रेखा जो है ये अभिकारक को बता रहा है। इस प्रकार से अभिक्रिया होता है। तो देखते हैं, देखना ये रहता है कि समय के साथ अभिकारक का मान किस तरीके से अभिकारक की सांद्रता घट रही है और किस तरीके से उत्पाद की सांद्रता बढ़ते जा रही है। जब समय की बात आई तो इसी अभिक्रिया की दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया और रासायनिक अभिक्रिया के जो दो भाग थे वो दो भाग में पहला भाग है आपका तीव्र अभिक्रिया और दूसरा है मंद अभिक्रिया। देखना है अपने को, अभिक्रिया की दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। जैसे कि साम्यावस्था के आधार पर अभिक्रिया को दो भाग में बांटा गया है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय। ऊर्जा उत्पन्न के आधार पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दो भागों में बांटा गया। इसी प्रकार से दर के आधार पर या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बेस पर इसे दो भाग में बांटा गया है। तो इसके आधार पर, दर के आधार पर अभिक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, बांटा गया। पहला है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया क्या होते हैं? ऐसे अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया होते हैं जिन अभिक्रिया में दर का मान सर्वाधिक हो या न्यूनतम समय में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। इसका तात्पर्य यह है तीव्र अभिक्रिया कि डेल ए अपॉन डेल टी का मान, यदि यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगा भी है तो कोई बात नहीं, यह ऋणात्मक चिन्ह केवल और केवल सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में कभी को निरूपित करता है, मगर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो जब डेल ए अपॉन डेल टी का बस मान, यहां ऋणात्मक चिन्ह को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि यह ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ और सिर्फ किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये केवल सांद्रता में परिवर्तन को बता रहा है, ऋणात्मक परिवर्तन को। मगर ये जो परिवर्तन का दर है, इस दर का मान तो उच्च होगा, गति उच्च होगी। तो डेल ए अपॉन डेल टी का वैल्यू जब उच्च होगा उस स्थिति में हम अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। या डेल बी अपॉन डेल टी का मान उच्च हो। पिछले समीकरण में हमने देखा कि डेल ए अपॉन डेल टी का मान, अर्थात ए में परिवर्तन का दर, बी में परिवर्तन का दर और सी में परिवर्तन का दर, तीनों आपस में मैग्नीट्यूड वाइज, परिमाण के हिसाब से, उनके मान के हिसाब से वो बराबर होते हैं। तो इसका यदि मान उच्च होगा तो स्वाभाविक सी बात है बी के लिए भी वो मान उच्च होगा और सी के लिए भी वो मान उच्च होगा उत्पाद के लिए। तो तीव्र अभिक्रिया किसे कहा जाता है? प्रत्येक वो अभिक्रिया, इस पूरे ब्रह्मांड में घटित होने वाली ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के परिवर्तन का दर या उत्पाद बनने की दर उच्चतम हो, उन्हें हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अब ये तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? इनके जब उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण बहुत सिंपल है। जैसे सोडियम को जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो यह सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है इस तरीके से। सी, सोडियम को
ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराया गया तो यह तुरंत ही अभिक्रिया कर लिया, अर्थात उस स्थान पर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा तुरंत घट गई, जितना सोडियम हमने वहां लिया था वो तुरंत घट गया उसकी सांद्रता, और दोनों आपस में रिएक्शन करके तुरंत किस चीज का निर्माण कर लिए, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर लिए। तो यह अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया कहलाएगी। इस अभिक्रिया को घटित होने में माइक्रोसेकंड का समय लगता है। तीव्र अभिक्रिया के लिए जो टाइम होता है, जो डेल टी का जो वैल्यू है, ये डेल टी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 सेकंड के आसपास का रेंज होना चाहिए। माइक्रोसेकंड, मिली सेकंड, माइक्रोसेकंड, इस रेंज पर जब कभी भी कोई अभिक्रिया होती है तो वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बहुत ही एक छोटा सा हमारे लिए एक उदाहरण है। यदि हम दूसरी बात करते हैं मंद अभिक्रिया को लेकर, मंद अभिक्रिया, तो मंद अभिक्रिया में क्या होगा, यही जो परिवर्तन की दर है डेल ए अपॉन डेल टी, इसका मान हमारा कम से कम होगा, न्यूनतम होगा। तो इस मंद अभिक्रिया का तात्पर्य यह हुआ ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परिवर्तन का दर या उत्पाद बनने का दर, उसकी मात्रा बहुत ही कम हो, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही न्यूनतम रहे। यहां ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन या सांद्रता में कमी को निरूपित कर रहा है। यह मंद अभिक्रिया है। मंद अभिक्रिया के लिए उदाहरण क्या हो सकता है हम लोगों का, इसका उदाहरण है जैसे बहुत सिंपल सा, आयरन का जब वाटर के साथ में, अर्थात लोहे को जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, तो इसमें जंग लगता है। ये जो जंग लगता है वो Fe2O3.XH2O के फॉर्म पर होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है यह अभिक्रिया। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे को आप पानी के अंदर डुबा कर रख दो, उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा, कभी भी। तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, तो यहां हमने लिख दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति मौजूद है। तो लोहा जब पानी से अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसे हम जंग कहते हैं। मगर इस जंग को लगने में, रष्ट होने के लिए या कोरोड होने के लिए, कोरोजन के लिए काफी समय चाहिए लगता है। एक दिन 2 दिन में नहीं होता, कम से कम 1 हफ्ते का समय लगभग लग जाता है एक लोहे के कील में भी जंग लगने के लिए। तो ये जो अभिक्रिया है ये मंद अभिक्रिया है। उसका कारण ये है डेल टी का जो मान होता है वो बहुत ज्यादा हो गया, समय में परिवर्तन अत्यधिक हुआ। तो जब समय में परिवर्तन का मान बहुत ज्यादा होगा तो इस टोटल का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। और इतने टोटल का मान जब बहुत कम होगा, इसी कारण हम उसे क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अभिक्रिया के दर का मान क्या हुआ, यहां कम हुआ। तो जिस प्रकार से तीव्र अभिक्रिया का ये एक उदाहरण देखे थे, मंद अभिक्रिया का एक उदाहरण देखे, इसी प्रकार से मंद अभिक्रिया का जैसे दूसरा उदाहरण है दही का जमना। दही का जमना अर्थात दही जब जमाते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो ये भी क्या है, मंद अभिक्रिया है। एक सामान्य सी बात, हमको यदि पहचानना है कि तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया कहां होती है, तो जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं, आयनिक रिएक्शन, ये सभी के सभी तीव्र अभिक्रिया होते हैं। आयनिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें आयनिक बंध का निर्माण होता है, और आयनिक बंध निर्माण के फल, आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। मगर जितने भी कोवेलेंट रिएक्शन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जो रिएक्शन होता है या कोवेलेंट कंपाउंड का जो फॉर्म होता है, वो सभी के सभी हमारे मंद अभिक्रिया होते हैं। तो एक सामान्य सी बात है, प्रत्येक अभिक्रिया जो आयनिक है वो अपने आप में ही तीव्र अभिक्रिया होगी, और अधिकांश रिएक्शन जो कोवेलेंट है वो मंद अभिक्रिया होगी। जरूरी नहीं है कि दुनिया में मौजूद जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो मंद रूप से ही निर्मित होते हो। तो ये इस प्रकार से तीव्र और मंद अभिक्रिया की बात हुई। इनके और जो अन्य उदाहरण है वो आपको नोट्स में उपलब्ध हो जाएगा, नोट्स का लिंक बगल में दिया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया की बात हुई। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचता है, वो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक।
कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं या जिनके बदलाव के फलस्वरूप अभिक्रिया में तेजी आ सकती है। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, पहला जो कारक है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता, पहला जो है अभिकारक की सांद्रता। यदि हमने बहुत थोड़े थोड़े से मटेरियल लिए अभिकारक के रूप में और उन्हें अभिक्रिया कराए तो एक साथ दोनों अभिकारक के कम कम परमाणु आपस में टकराएंगे और अभिक्रिया कम होगी। जब अभिक्रिया कम हो रही है इसका मतलब अभिक्रिया की दर भी क्या है, कम है। एक इमेजिनेशन आप लीजिए। हालांकि ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं ये उदाहरण मैं आपको, ये फिजिकल चेंज का उदाहरण है, मगर इसको मैं रासायनिक अभिक्रिया से समझाने का प्रयास करता हूं क्योंकि ये सामान्यतः सभी हम अपने घर में इसे करते हैं। यदि एक गिलास पानी में हमने मुश्किल से 10 या 5 दाने शक्कर के डाले और उसे घोलेंगे तो उसके घुलने की दर और पानी के मिलकर मीठा पानी बनने का दर ये कम रहेगा। किसके कंपैरिजन में? यदि आपने 1 चम्मच शक्कर या 2 चम्मच शक्कर को डाल दिया या 1 गिलास पानी में यदि हमने आधा गिलास के लगभग शक्कर को डाल दिया उसके बाद एक बार चम्मच हम चलाएंगे तो वो जितना मीठा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले एक बार चम्मच को इस तरीके से चलाने में 10 या 15 परमाणु ही पानी के साथ में अभिक्रिया कर रहे थे, अभी एक बार चलाने में 200 से 400 परमाणु एक साथ पानी के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जब मात्रा बढ़ती है अर्थात सांद्रता को जब हम बढ़ाते हैं तो सांद्रता को बढ़ाने से कम समय में ही अभिक्रिया ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर कंसंट्रेशन को बढ़ाने से या सांद्रता को बढ़ाने से, किसके? अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने से अभिक्रिया की दर भी क्या होती है? बढ़ जाती है। यह पहला हुआ। दूसरा जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं अभिक्रिया की दर भी क्या होती है? बढ़ते जाती है। उसका कारण यह है टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ के अंदर के परमाणु वाइब्रेट करना चालू करते हैं। तो जब दो अभिकारक आपस में एक साथ रखे होंगे और तापमान बढ़ेगा तो दोनों अभिकारक के परमाणु अपने जगह से वाइब्रेट होना चालू होंगे। वाइब्रेट होने के फलस्वरूप वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करके एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और जैसे ही वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे अभिक्रिया घटित होगी। तो तापमान बढ़ाने पर एटम्स के मध्य वाइब्रेशन बढ़ता है। उस वाइब्रेशन के कारण वो एक दूसरे के संपर्क में बहुत जल्दी आते हैं और जितनी जल्दी वो आएंगे रिएक्शन उतना ही तेजी से होगा अर्थात दर का मान बढ़ जाएगा। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां हमने देखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से भी अभिक्रिया की दर में बढ़ोतरी हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की दर में बढ़ोतरी हुई। तीसरा जो बात है वो है प्रेशर, दाब। दाब बढ़ाने पर दर में क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम रिएक्टेंट दो पदार्थों को एक पात्र में रखे, बंद पात्र में, और उस पात्र के अंदर हमने दाब को बढ़ा दिया। दाब को बढ़ाने का असर क्या होगा? जितने भी परमाणु है वो परमाणु एक दूसरे के पास आएंगे और जब परमाणु एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके मध्य जो इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। कुछ बंध बनेंगे, कुछ बंध टूटेंगे और अभिक्रिया तुरंत घटित हो जाएगी। तो यहां भी एक फैक्टर क्या मिला कि प्रेशर इंक्रीज करने पर दर का मान क्या होता है? बढ़ता है। तीसरा, चौथा जो पॉइंट है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हिंदी में बोला जाता है उत्प्रेरक। कैटलिस्ट का मान होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है
जो स्वयं अभिक्रिया नहीं करता मगर अभिक्रिया के लिए उचित माध्यम उपलब्ध कराता है या अभिक्रिया को घटित होने में सहायता करता है। तो उत्प्रेरक ऐसी चीजें होती हैं जो स्वयं अभिक्रिया नहीं करते हुए भी अभिकारक को अभिक्रिया करने के लिए उचित माध्यम प्रदान करते हैं, तो ऐसे चीजों को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो उत्प्रेरक दोनों प्रकार से हो सकते हैं, मंद उत्प्रेरक भी होते हैं और तीव्र उत्प्रेरक भी होते हैं। तात्पर्य यह है कि कुछ उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं और कुछ उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति दर को बढ़ा भी सकती है, ऑब्लिक घटा भी सकती है। यह डिपेंड करता है कि अभिकारक क्या है और उसके साथ हमने उत्प्रेरक कैसा प्रयोग किया है। ये इस प्रकार से बात है कैटलिस्ट को। पांचवा, सतही क्षेत्रफल या सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव है। जैसे देखिए, इसे भी एक साधारण उदाहरण से हम देखते हैं। पानी, एक चम्मच पानी को आप किसी स्थान पर इस तरीके से डालकर रखिए, एक टाइल्स के ऊपर या एक कांच का सतह ले लो, उसके ऊपर रखिए। ऐसे सतह की बात कर रहे हैं जो सतह पानी को एब्जॉर्ब ना करे। लकड़ी की सतह की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि लकड़ी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कपड़ा की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप एक टाइल्स ले लीजिए, आजकल सभी के घर में टाइल्स तो होता ही है, या सीमेंट की सतह ले लीजिए, चिकनी सतह, या कांच की सतह ले लीजिए। उसमें आप कुछ बूंद पानी को डालिए और कुछ बूंद मतलब दो सतह आप लीजिए। एक में आपने पानी को डालकर रख दिया और वो पानी की बूंद एक ही स्थान पर मौजूद है, जैसे इस प्रकार से कि ये एक सतह है, ये दूसरी सतह है। इस पर पानी की बूंद हमने लिया, तो इस पर पानी की बूंद किस तरीके से हमने लिया, ये पानी की बूंद जैसे इस तरीके से इसके ऊपर में ऐसे करके रखा हुआ है। और दूसरे जगह पर इसी पानी की जो सतह है, इसको हमने हाथ से इस तरीके से इसके ऊपर फैला दिया, तो फैला दिया तो ये पानी की सतह इस तरीके से फैल गया। अब देखेंगे, दोनों को इवेपोरेट होने दीजिए, दोनों को। इस सतह में क्या होगा, इसके आसपास के वातावरण से केवल और केवल इतना जो सतह है, केवल इतने सतह से इसका इंटरेक्शन हो रहा है आसपास के वातावरण से, तो केवल इतने ही परमाणु एक बार में अभिक्रिया कर रहे हैं और धीरे 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 सूखेंगे, तो इसको इवेपोरेट होने में समय लगेगा। मगर इसमें देखेंगे तो ये पूरा जो इतना जो सतह है, इस पूरे सतह के परमाणु एक साथ अपने आसपास के वातावरण से इंटरेक्ट होंगे और तुरंत ही क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। हालांकि ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन या फिजिकल चेंज का उदाहरण दे रहा हूं, मगर इसको आप इस रूप में समझने की कोशिश कीजिए, केमिकल रिएक्शन के रूप में, कि जिस प्रकार से फिजिकल रिएक्शन पे सरफेस एरिया बढ़ता है तो फिजिकल चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं, इसी प्रकार सरफेस एरिया बढ़ने पर केमिकल चेंजेस भी बहुत जल्दी होते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ने पर अभिक्रिया की जो दर है, ये दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले हमारे सामने हमारे पास 5 प्रकार के कारक हैं। पहला कारक है कंसंट्रेशन, अर्थात सांद्रता। सांद्रता बढ़ेगी तो दर भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ेगा तो भी दर बढ़ेगा। कैटलिस्ट अर्थात उत्प्रेरक है, तो कैटलिस्ट के 2 प्रभाव होते हैं, या तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है या तो अभिक्रिया की दर घट जाती है। और एक होता है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया भी बढ़ने पर दर की मात्रा या दर का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो रासायनिक अभिक्रिया के दर में इतना ही कंटेंट है। इसका जस्ट अगला जो टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है रासायनिक साम्य। जब हमने रासायनिक अभिक्रिया की दर को देखा तो अभिक्रिया की दर में दर के आधार पर 2 भागों में से बांट दिया था, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया को लेकर। अब हम साम्यावस्था की बात करेंगे तो उसमें उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, और उस रिएक्शन पर रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य के बाद उसके आगे के जो भी टॉपिक हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगले लेक्चर में वो पार्ट कवर होगा आपका। धन्यवाद।